दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिनों तक चले इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो में भारत में बने हथियारों का दम दिखा। इस एक्सपो में भारत समेत दुनिया के 15 देशों ने अपनी तकनीक का प्रदर्शन किया। लेकिन लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान भारत में बने इन हथियारों ने अपनी ओर खींचा। इस एक्सपो में VTOL नाम के एक खास ड्रोन को पेश किया गया, जिसकी खूबियों को बताने वाला एक वीडियो भी वहां लगी टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया, जिसमें यह ड्रोन अपनी ताकत का प्रदर्शन करता नजर आया। बताया गया कि इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है और यह 18 किलोग्राम तक का वजन भी ले जा सकता है। वहां से सामने आई तस्वीर में एक बख्तरबंद गाड़ी भी नजर आई। दावा किया गया कि अगर इस पर 50 किलो विस्फोटक फेंक दिया जाए तो इसके अंदर बैठे जवानों को खरोंच तक नहीं आएगी। भारत में निर्मित ये वो अत्याधुनिक व्हीकल है जो किसी भी तरह के आतंकी हमले और ब्लास्ट को झेलने की मारक क्षमता रखता है। इसके अलावा इस एक्सपो में देश में बनी कई ऐसी आधुनिक राइफलें और पिस्तौलें नजर आईं जो मौजूदा राइफलों से काफी हल्की हैं और खास तरह के ऑपरेशन के लिए बेहद कारगर बताई गई। मशीन पिस्टल की तरह इस्तेमाल होती है और ये छुपाव में आती है, इमीडिएटली हथियार को निकालता है और शूट कर देगा। पुलिस को आधुनिक बनाने और देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से इस इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो में पेश हथियारों को काफी अच्छा माना जा रहा है। सौभाग्य की एक बात यह कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा संभालना पुलिस के लिए ज्यादा चुनौती भरा है, क्योंकि अपराध अब हाईटेक हो चुका है, जिसका मुकाबला आधुनिक तकनीक से ही किया जा सकता है, जिसकी अहमियत समझाने और पुलिस के काम की नई तकनीक की नुमाइश करने के लिए इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो में 15 देशों की 100 कंपनियों ने हिस्सा लिया। खबर है कि वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद भी कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती तादाद ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि देश भर में दूसरी डोज लेने के बाद करीब 87,000 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए, जिनमें करीब 40,000 मरीज अकेले केरल से सामने आए, जिनको टीके की दूसरी डोज लग चुकी है। केरल के अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु में भी बढ़ रहे मामलों पर सरकार की नजर है और यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इन राज्यों को लेकर सबसे ज्यादा अलर्ट है। लिहाजा सरकार इसके पीछे की वजह पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर टीके की दूसरी खुराक के बाद भी मरीज तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक का काफिला रोकने पर हंगामा हुआ। बताया गया कि केंद्रीय मंत्री अपने समर्थकों के साथ वहां के जलपेश मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने कोरोना नियमों का हवाला देते हुए इन लोगों को रोक दिया, जिस पर वहां हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस की इस कार्रवाई से भड़के नारायणी सेना नाम के संगठन से जुड़े लोग सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इन लोगों को सड़क से हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसकी वजह से वहां का माहौल काफी गर्मा गया। लेकिन पुलिस डटी रही और उसने एक एक कर इन प्रदर्शनकारियों को सड़क से उठाकर पुलिस वैन में बैठा दिया। 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेने के बाद जब इनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो वहां भी इस संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा जारी रखा। पुलिस ने हिरासत में लिए गए इन लोगों पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। कोनो मतई पुलिसের সাথে সহযোগিতা করেননি। पुलिस के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री भड़क गए और उन्होंने राज्य सरकार पर ही बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा दिया। আমি বলবো এটা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক এবং অত্যন্ত নিন্দনীয় বিষয়। हालांकि कुछ घंटों की मेहनत के बाद पुलिस किसी तरह इस पूरे हंगामे को शांत कराने में कामयाब रही। सौभाग्य की एक बात है कि उत्तर बंगाल में राजवंशी समुदाय के लोगों की अच्छी खासी आबादी है, जो सावन के महीने में शिव चंडी की पूजा करते हैं। और केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक भी राजवंशी समुदाय के हैं, जो जलपाईगुड़ी के मंदिर में पूजा करने जा रहे थे, जिनके काफिले में शामिल लोगों को पुलिस ने रोका, जिसे निशीथ प्रामाणिक ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। जबकि पुलिस का दावा है कि महामारी से जुड़े दिशा निर्देशों की वजह से लोगों को रोका गया और विरोध करने पर 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य में लव जिहाद कानून की कुछ धाराओं को लागू करने पर रोक लगा दी है। न्यूज़ 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6 में किए गए बदलावों को लागू करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई जोड़ा अंतरधार्मिक शादी करता है तो सिर्फ इस वजह से FIR दर्ज नहीं की जाएगी, यानी जब तक लड़की के साथ धोखाधड़ी, जोर जबरदस्ती या लालच के जरिए शादी किए जाने की बात साबित नहीं होती, इस कानून के तहत मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। गुजरात में 15 जून को लव जिहाद कानून को मंजूरी दे दी गई थी। इसमें धोखाधड़ी से शादी या जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। जम्मू में डोगरा फ्रंट नाम के संगठन ने हुर्रियत नेताओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इन नेताओं पर जम्मू कश्मीर के छात्रों का पाकिस्तान में MBBS और दूसरे कोर्स में दाखिला कराने के बदले करोड़ों रुपए कमाने का आरोप है, जिसके खिलाफ डोगरा फ्रंट नाम के संगठन ने जम्मू में प्रदर्शन किया।
संगठन से जुड़े कई लोग सड़कों पर उतरे और हुर्रियत के खिलाफ नारेबाजी की। इन कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हुर्रियत नेताओं की तस्वीरें भी जलाईं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हुर्रियत नेताओं ने दाखिले से जो कमाई की उसका इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए किया गया। MBBS इंजीनियर के नाम से पैसे लिए और वही पैसा हथियार खरीद करके कश्मीरियों को मारा। एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान में MBBS सीट बेचने के मामले में हुर्रियत से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। सौभाग्य की बात है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को MBBS, इंजीनियरिंग और MBA की पढ़ाई के नाम पर पाकिस्तान भेजने और उनसे करोड़ों की वसूली करने का आरोप अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी ने भी लगाया था, जिनके दामाद को 4 साल आतंकी फंडिंग के आरोप में पकड़ा गया 4 साल पहले, जिसकी जांच के बाद पता चला कि हर साल कम से कम 80 छात्र छात्राओं को जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाया गया और बदले में 10 से 20 लाख रुपए तक वसूले गए, जिसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने में किया गया। ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने नियमों में कुछ बदलाव कर दिए। News18.com की रिपोर्ट है कि अब नियम तोड़ने वालों का चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी, जिसके लिए चौराहों, हाईवे, रेड लाइट और ट्रैफिक पुलिसकर्मी की वर्दी पर कैमरे लगाए जाएंगे, जो कि 132 शहरों में लगेंगे, जिनमें मुंबई, लखनऊ, भोपाल और जयपुर जैसे शहर शामिल हैं। अब तक ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने पर फोटो खींचकर चालान भेजती, लेकिन कई लोग पुलिस को गलत साबित करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते, जिससे पुलिस और अदालत दोनों का वक्त बर्बाद होता है। लेकिन अब नियमों में बदलाव के बाद वीडियो फुटेज को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिससे समय बचेगा। यात्रियों के सामान की सुरक्षा के लिए रेलवे ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर डिजिटल लॉकर की शुरुआत कर दी। रेलवे स्टेशनों पर अक्सर सामान चोरी होने की शिकायतों से होने वाली किरकिरी से बचने के लिए इन लॉकरों की व्यवस्था की गई, जिनमें अपनी पहचान से जुड़ी कुछ जानकारियां अपडेट करके यात्री अपने सामान को स्टेशन पर सुरक्षित रख सकेंगे। टिकट के ऊपर जो PNR नंबर है 10 अंकों का, उसको आप एंटर करेंगे। यहाँ पे नोट डालने के बाद आपको इस स्क्रीन पर लॉकर नंबर आएगा। स्टेशन पर मौजूद डिजिटल लॉकर का कुछ यात्रियों ने इस्तेमाल भी किया। वो इस व्यवस्था से काफी खुश नजर आए। सेफ लग रहा है पूरा सामान रखने के बाद इन लॉकरों से उसे निकालने की भी पूरी प्रक्रिया है, ताकि वहां से सामान चोरी न हो सके। स्कैनर पर जैसे ही आप वो बार कोड जो है वो स्कैन करेंगे, तब आपको इस पर देखिएगा लॉकर नंबर क्या है और उसके बाद लॉकर जो है वो आपका खुल जाएगा। लोगों से अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद रेलवे इसे दूसरे स्टेशनों पर भी लगाने पर विचार कर रही है। वो सुविधा दादरा और LPT स्टेशन पर भी हम यात्रियों को दे सकेंगे। स्टेशन पर स्मॉल, मीडियम और लार्ज लॉकर की सुविधा दी गई है, ताकि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकें। सौभाग्य की एक बात है कि रेलवे स्टेशनों पर क्लोक रूम यानी सामान रखने की जगह का इंतजाम बहुत पहले से है, जहां लॉकर में साधारण ताले खोलकर सामान चोरी होने की शिकायतें भी आती रही हैं, जिनसे निपटने के लिए मध्य रेलवे ने मुंबई में डिजिटल लॉकर शुरू किया, जो रसीद पर बना QR कोड स्कैन करने के बाद ही खुलता है। बंगाल सरकार को चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा। News18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा, हत्या और रेप जैसे मामलों की जांच CBI से करवाने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि इस तरह के मामलों की जांच निष्पक्ष एजेंसी से करवाई जानी चाहिए, जो इन परिस्थितियों में CBI ही हो सकती है। अदालत ने आदेश दिया कि राज्य सरकार मामले से जुड़े सारे कागजात CBI को सौंपे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। अदालत ने गंभीर मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों की जांच के लिए SIT बनाने का आदेश दिया, जिसमें बंगाल के 3 IPS अधिकारी शामिल होंगे। CBI और SIT दोनों अपनी अपनी जांच की रिपोर्ट 6 हफ्ते में सौंपेंगे। जम्मू के अरनिया सेक्टर में गांव की महिलाओं और लड़कियों ने BSF जवानों को राखी बांधी। सरहद पर पहरा देने वाले रक्षकों के लिए रक्षाबंधन का त्योहार खाली न रहे, इसका जिम्मा वहां के लोगों ने उठाया और ढोल नगाड़ों के साथ जम्मू के अरनिया सेक्टर में तैनात जवानों के पास पहुंचे। अरनिया के त्रेवा की सरपंच बलबीर कौर के साथ गांव की छोटी बच्चियां BSF के जवानों को राखी बांधती नजर आईं। बताया गया कि जिन जवानों को राखी की छुट्टी नहीं मिल पाई, उनके लिए इस त्योहार को खास बनाया गया। छोटी बच्चियों ने उनके हाथों में राखी बांधी और लंबी उम्र की कामना की। रब इन्हां दी बहुत लंबी उम्र करे और इन्हां दी उम्र लंबी होगी तां ये साडी रक्षा कर सकणगे। इस दौरान उन्हें तिलक लगाकर आरती भी उतारी गई। गांव वालों ने कहा कि उनका मकसद केवल जवानों के लिए इस त्योहार को यादगार बनाना था, ताकि उन्हें परिवार की कमी न महसूस हो। सौभाग्य की एक बात यह कि जम्मू कश्मीर का अरनिया सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, जहां बसे गांवों को पाकिस्तान की गोलाबारी से बचाने की जिम्मेदारी BSF के जवान संभालते हैं। इसलिए गांव वालों के साथ उनका भावनात्मक रिश्ता भी बहुत गहरा है।
जिसकी झलक हर साल रक्षाबंधन पर दिखती है, जहां महिलाएं और बच्चियां उन जवानों को राखी बांधती हैं जो रक्षा का धर्म निभाने के लिए घर परिवार से दूर हैं। हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि गोरखनाथ समुदाय के एक दल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और उनसे ये मांग की कि गोरख धंधा शब्द का नकारात्मक अर्थ निकलने से संत गोरखनाथ के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसलिए इस शब्द पर बैन लगाया जाए। उनकी मांग का समर्थन करते हुए हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द पर बैन लगा दिया, जिसके बाद हरियाणा के अंदर किसी भी संदर्भ में इस शब्द के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लग गई। बिहार के समस्तीपुर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पुराने विवाद पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि उस विवाद की शिकायत एक पक्ष ने थाने में जाकर कर दी, जिसकी खबर मिलते ही दूसरा पक्ष भड़क गया और डंडों के साथ उस पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। सामने आई तस्वीरों में वो लोग बीच बाजार में मारपीट करते दिखाई दिए। दूसरे पक्ष ने भी लड़ाई शुरू कर दी, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्षों के कई लोग आपस में हाथापाई करते दिखाई दिए। वहीं एक मोटरसाइकिल जमीन पर गिरी नजर आई। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। इस मारपीट में कई लोगों को चोटें आईं, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सौभाग्य की बात है कि दुश्मन पालने के लिए अब जर या जमीन की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि हम में कुछ लोग तो रिश्तों की खटास को भी खून खराबे की वजह मान लेते हैं, जैसा कि समस्तीपुर में हुआ, जहां दो रिश्तेदारों का झगड़ा 2 दिन तक चौराहे पर कोहराम की वजह बन गया, क्योंकि पहले दिन के झगड़े के बाद एक पक्ष ने थाने में लूट का केस दर्ज करा दिया था और जिन्हें आरोपी बनाया गया था वो इसी बात का बदला लेने के लिए फिर से मारपीट करने आ धमके।